तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए हेडिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लो जरा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है और दीज आर द पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आपको मालूम है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में हमेशा क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है और उसके पार्टिकल्स के बीच में ये क्या लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में कि अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा वीक हो है पार्टिकल्स के बीच में, कैसा हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक, तो जो सब्सटेंस है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नेचर में, गैस की फॉर्म में। If the force of attraction between the particles of substance is very weak, then the substance will exist in gaseous form. और अगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा या वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक। सो इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, तो हमारा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैस फॉर्म में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, इज मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, तो हमारा सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फॉर्म में है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देन आवर सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। बात समझ में आ गई, यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट तो आपको ये समझना है। एक बात और समझिए, देखो कोई भी अगर हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में ना हमेशा एक फोर्स लगता रहता है, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या कहते हैं इसको, वान डेर वाल्स फोर्स। So there is always a force of attraction between the particle of any substance, और उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। Between the particles of any substance there is always a force of attraction that is called वान डेर वाल्स फोर्स। अब होगा क्या कि वान डेर वाल्स फोर्स अगर बहुत ही वीक है, ये कैसा है, वीक, तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा, गैस। ये थोड़ा स्ट्रांग होगा तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड। और अगर ये बहुत स्ट्रांग होगा तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा, ये फिर रहेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और थोड़ा वीक रहेगा तो लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल ही वीक रहेगा तो गैसियस फॉर्म में रहेगा हमारा सब्सटेंस। तो कोई भी हमारे पास अगर सब्सटेंस है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। It will depend upon the strength of van der Waals force between the particle of substance। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो एक बात तो ये हो गई। एक चीज और समझो, जैसे कि अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3Cl, व्हाट इज दिस, मिथाइल क्लोराइड, या इसे क्लोरोमीथेन भी बोल सकता हूं मैं। और अगर मैं इसके आगे ऐसे ले लूं CH3CH2Cl, तो ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। और मैं इसको अगर ऐसे ले लूं CH2CH2Cl, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, है ना, या क्लोरोप्रोपेन IUPAC में बोलेंगे तो। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूं
दिस इज ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो इन सब में ऊपर से नीचे जाने पे मास में क्या चेंज आएगा, इनका मास बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ मुझे। मास बढ़ रहा है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है कहीं पर, तो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला वैन डर वाल्स फोर्स का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। नहीं समझ पा रहे? तो नीचे जाने पे मास बढ़ रहा है, तो नीचे जाने पे स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स है ना, ये अलग हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा, नीचे जाने पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा इनका मॉलिक्यूलर मास, वैसे वैसे इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और वैसे वैसे चीजें गैस से लिक्विड में और लिक्विड से किस में चेंज होती जाएंगी, सॉलिड में। जैसे कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, तो वैन डर वाल्स फोर्स भी बहुत वीक होगा, और जब वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक होगा तो ये कौन सी फॉर्म में रहेंगे, ये वाले कंपाउंड जो है शुरू वाले, गैस की फॉर्म में। ये भी गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्स की जो स्ट्रेंथ है इनके बीच में वो भी बढ़ जाएगी, और जब वैन डर वाल्स फोर्स थोड़ी भी स्ट्रांग हो जाएंगे नीचे आने पे, तो क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और नीचे जाएंगे हम तो क्या होगा, मास और ज्यादा बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो अब जो नीचे वाले कंपाउंड है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में। नहीं समझ में आ रहे? तो सीधा सीधा पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, दिस विल कम इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये फर्स्ट पॉइंट हुआ करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो हमारे शुरू के मेंबर हुआ करेंगे, शुरू के मेंबर तो यही है, इनिशियल मेंबर, ये हमेशा कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, गैस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इनका मास कम है और वैन डर वाल्स फोर्स जो लग रहा है पार्टिकल के बीच में वो भी वीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो जिससे ये आगे वाले कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और आगे वाले में अगर हम जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आगे वाले जो मेंबर हैं दे विल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके शुरू के मेंबर सारे के सारे गैस होंगे, थोड़े आगे वाले लिक्विड होंगे, थोड़े और आगे वाले सॉलिड होंगे। ठीक है, मास बढ़ता जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, चीजें गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड होती चली जाएंगी। ठीक, तो ये मैंने आपको एक जनरल बात बता दी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट हम अपने लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं पहले। तो नंबर 1 आप लिख रहे हैं। ठीक है, देखो जो हमारे शुरू के हेलो एल्केन है, जैसे अगर मैं बात करूं मिथाइल क्लोराइड, ठीक, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सब के सब कैसे होते हैं, दे ऑल आर गैसेस। लेकिन इनसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो सब कैसे होने लग जाएंगे, लिक्विड, और उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे तो कैसे होने लग जाएंगे, सॉलिड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखे, मैं बोलता हूं, ये लिखिए मिथाइल क्लोराइड, कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड, थोड़ा फास्ट लिखना शुरू करें, कॉमा इथाइल क्लोराइड, जैसे भी है, कॉमा इथाइल क्लोराइड and ethyl bromide are gases at room temperature, but higher membranes are liquid or solid। जो आगे वाले मेंबर हैं वो कैसे होंगे, कुछ लिक्विड हो जाएंगे और आगे वाले कैसे हो जाएंगे, सॉलिड। हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए सेकंड नंबर लिखें जरा,
देखो एक चीज समझो जरा, सेकंड पॉइंट में मैं आपको अभी नोट करवाता हूँ, बट बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड दिस हियर। देखो एक चीज ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो मेरे पास ये CH4 है, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्किन। अब अगर मैं इसमें एक Cl जोड़ दूं और एक H हटा दूं, मान लो एक H कम करके, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज हेलो एल्किन। और ये हेलो एल्किन बना किससे है, इस वाले हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से। तो हाइड्रोकार्बन अगर मैं बोलूं इसको, तो मैं इसको बोल सकता हूं इट इज पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट क्यों, क्योंकि उससे बना है। तो ये क्या हो गया, हेलो एल्किन, और ये इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। अब होगा ये कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, CH4, और हेलो एल्किन कौन सा है, CH3Cl। क्या लगता है दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर देखना हो तो ज्यादा किसका होगा, इसका। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही, देखो दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ पे, और वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है मास पे। तो आप बताओ मास ज्यादा किसका है, ऑब्वियसली इसका ही ज्यादा है। भाई इसमें से एक H कम करा, H का मास कितना होता है 1, और क्लोरीन लगा दिया जिसका मास कितना है 35.5, तो इसका मास ज्यादा है। तो इसका मास ज्यादा होने की वजह से, इसका मास ज्यादा होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जो फोर्स होगा वो इधर कैसा होगा, वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग, और यहाँ पे क्या होगा, जो वैन डर वाल फोर्स है वो कैसा होगा, थोड़ा वीक। क्यों वीक है, क्योंकि इसका मास कम है, मास पे डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम ये बताएंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनके अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हमेशा कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। और उसका पहला रीजन क्या है कि क्योंकि हेलो एल्केन्स हैव हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स इन हेलो एल्केन्स इज हायर। यहाँ पे जो हमारे वैन डर वाल फोर्स है वो कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, और यहाँ पे वीक होंगे, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका कम होगा। नहीं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके ज्यादा होंगे। अभी हम यहाँ स्टेट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, इसका। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इनमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है। ठीक है, एक और बात समझो, एक रीजन और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, CH4 को अगर मैं ले लूं, तो सारे बॉन्ड किस किस के बीच में है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, बोलो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड किस किस के बीच में है, H H H, और दिस इज Cl। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, देखो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा तो होता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये क्लोरीन जो है वो कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ कौन खींच लेगा, थोड़ा सा क्लोरीन, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो CH3Cl में एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा वो समझ लो कि जो CH3Cl के मॉलिक्यूल हैं उनमें एक साइड नेगेटिव और एक साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो, इस साइड नेगेटिव और इस साइड थोड़ा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ये क्या बन गए मॉलिक्यूल, दीज मॉलिक्यूल्स आर नाउ बिहेविंग एज डाइपोल है, एक तरफ पॉजिटिव पोल, एक तरफ नेगेटिव पोल। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन लग जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नहीं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ देखें CH4 में, तो यहाँ सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में नॉर्मल वही वैन डर वाल फोर्स लगता रहेगा, स्पेशल कोई डाइपोल डाइपोल टाइप का फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके बीच में, यहाँ वैन डर वाल फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो तो यहाँ भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल नया फोर्स और आ गया, कौन सा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से
इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे, हाई, और इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो। बात समझ में आ गई। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं सेकंड पॉइंट, वो मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हेलो एल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके खुद के पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इनका मास ज़्यादा होता है, हेलो एल्केन्स का अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से मास ज़्यादा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं इनसे। और दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारा हेलो एल्केन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड हेलो एल्केन का जो मॉलिक्यूल है इट विल बिहेव लाइक डाइपोल। और जब सारे मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल बन जाएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, जिसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ नॉर्मल वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा है, यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स तो लग ही रहा था, उसके अलावा एक नया फोर्स और लग गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिर से क्या होने वाला है, ज्यादा हो जाएगा, इनका कम रह जाएगा। तो दो रीजन हो गए हमारे पास, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो जरा लिखना शुरू करो, मैं बोलता हूं आपको। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स, फर्स्ट लिखें, आर हायर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, आर हायर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, दो रीजन है साहब इसके हैं। तो पहला रीजन हमने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, सेकंड वाला यहाँ पे क्या रहा है। तो नंबर 1 है ना, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो नंबर 1 लिखें जरा, ये लिखो, इन हेलो ऐसे लिखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन्स, नंबर 1 में लिखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन्स इज लार्जर देन दैट ऑफ, molecular mass of haloalkanes is larger than that of their parent hydrocarbons, is larger than that of their parent hydrocarbons. So van der Waals force between the molecules of haloalkanes increases. So van der Waals force between the molecules of haloalkanes increases. ठीक, it makes MP and BP है it makes melting point MP and BP है, शॉर्ट में लिख दो, melting point and boiling point of haloalkanes higher. It makes MP and BP of haloalkanes higher. ठीक है। नंबर 2 लिखें, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। तो ये लिखो सेकेंड पॉइंट में, इन haloalkanes a polarity develops which causes the formation of dipole-dipole attraction, between the molecules of haloalkanes it also leads to high melting and boiling point. थर्ड लिखिए, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है,
तो इसमें लिखिए व्हेन हैलोजन आर डिफरेंट बट एल्काइल ग्रुप इज सेम। जब हेलो एल्केन में एल्काइल ग्रुप तो सबका सेम हो और हेलोजन डिफरेंट हो, है व्हेन हेलोजन्स आर डिफरेंट बट एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। या ऐसे कर लो, व्हेन एल्काइल ग्रुप, चलो व्हेन हेलोजन्स आर डिफरेंट बट एल्काइल ग्रुप्स आर सेम देन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज क्या होगा। तो देखें इधर, जैसे आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो अगर हमारे पास जैसे ये है RF, RCl, RBr, RI, देखो इधर, अब ये सारे के सारे क्या हैं, हेलो एल्केन है, ये एल्काइल हैलाइड है और सब में एल्काइल ग्रुप तो सेम ही R, लेकिन सब में हेलोजन बदलते जा रहे हैं। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मेल्टिंग पॉइंट का भी है। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, हाँ बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर यही है, तो यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन है और फ्लोरीन से ज्यादा मास किसका है, क्लोरीन का, उससे ज्यादा मास किसका है, Br का, उससे ज्यादा मास किसका, आयोडीन का। तो मास बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वैन डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हेन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन्स आर सेम, अगर हम अब उल्टा कर दें, हेलोजन को सेम रखें बट एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज क्या होगा। देखिए इधर, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया इधर आपका एम मिथाइल हैलाइड, ठीक है, ये मिथाइल को मैं Me लिख रहा हूँ और X, और ये ले लिया इथाइल हैलाइड, ये ले लिया प्रोपाइल हैलाइड, और ये ले लिया ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, अब हेलोजन सब में सेम रखा है, चाहे फ्लोरीन मान लो सब में, चाहे क्लोरीन मान लो, चाहे आयोडीन मान लो, बट एल्काइल ग्रुप हम चेंज करते जा रहे हैं। तो अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि आप देखो मिथाइल से बड़ा क्या होगा, इथाइल, इथाइल से बड़ा प्रोपाइल, उससे बड़ा ब्यूटाइल, उससे बड़ा पेंटाइल। तो जब ग्रुप बड़े होते जाएंगे साइज में तो मास बढ़ता जाएगा, वैन डेर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बात का ध्यान रखना है, चलो ये तो आपका यहां तक हो गया 4 पॉइंट। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ, ये मैं अलग से बता दे रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी बढ़ेगा तो एक तो चीजें ये ध्यान रखनी है आपको, क्या होगा कि चीजें गैस से किस में चली जाएंगी, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट से फाइनली कौन सी स्टेट में चली जाएंगी, सॉलिड स्टेट में। दूसरी बात, चीजों का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है और साथ में उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे ये 11th में आपने पढ़ा होगा शायद कहीं, देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये कोई लिक्विड है, अब ये दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये हैं हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स। ठीक है, अब इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होगा, सपोज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, तो मैं इसको थोड़ा सा हीट दूंगा, नीचे से गर्म करूंगा, थोड़ी सी हीट मिलती ही क्या होगा, उस हीट से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, वेपर की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज वीक, इज लो, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, थोड़ी हीट देंगे ये वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर पार्टिकल्स के, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, थोड़ा हीट करते ही वो बॉयल हो जाएगा, वेपर में चला जाएगा।
लेकिन अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, मान लो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में जो मैंने रेड से बनाया है ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा हीट मिल जाएगा तब जाके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे सारे के सारे, और पार्टिकल किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, वेपर की फॉर्म में। तो सीधा फंडा याद रखना है आपको कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज वीक, इज लो, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, कम। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनका मास बढ़ रहा है तो इनका वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स इनके बीच में स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये नोट करो 4 तक, ये तो मैं अलग से आप कहीं चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, इसके आगे 4 के बाद फिर 5th पॉइंट कराते हैं, नोट डाउन दिस। कितने पॉइंट हो गए, 4। 5th पॉइंट देखो, एक चीज समझो, CH3 CH2 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 Cl, ये हेलो एल्केन है आपका। ठीक है, एक और बना रहा हूं मैं, CH3 CH3 CH2 CH3 नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप Cl। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हेलो एल्केन, ओके। और यहाँ पे ले लीजिए CH3 और यहाँ पे ले लो Cl, ये भी आपका हेलो एल्केन है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 हेलो एल्केन हमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, वो लास्ट वाला 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इसको एक काम करो, फिर इसको थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ कर दो CH2 और यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। भाई क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा है उसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री हुआ। हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ हेलोजन जिस कार्बन पे है उसमें 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये 3 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा वो हमें देखना है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे सोचो कि हमारे पास एक बड़े बर्तन में प्योर ये वाला कंपाउंड रखा हुआ है, सिर्फ यही, सारे मॉलिक्यूल इसी के तो होंगे। फिर एक वेसल में हमने प्योर फॉर्म में ये भरा हुआ है, एक दूसरे बर्तन में प्योर फॉर्म में आपने ये भरा हुआ है, तो सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, इसके, प्योर है ना ये। और तीसरे बर्तन में प्योर फॉर्म में ये वाला है तो सारे मॉलिक्यूल उस बर्तन में किसके होंगे, इसके। नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो एक वेसल में, एक कंटेनर के अंदर आपने प्योर फॉर्म में ये वाला कंपाउंड ले लिया, दूसरे कंटेनर में प्योर फॉर्म में ये वाला कंपाउंड ले लिया, सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे, और तीसरे में सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे। अब एक चीज समझिए आप कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका कुछ शेप इस तरह का ही तो है? और ये जो मॉलिक्यूल है इसका शेप थोड़ा सा गोल हो गया, स्फेरिकल थोड़ा सा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी तरीके से कैसा हो गया है, स्फेरिकल सा हो गया है। तो इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे इसी वाली शेप के होंगे, प्योर फॉर्म में है तो सारे मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ सारे मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा स्फेरिकल, और यहाँ सारे मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, इस तरह का होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और इस वाले मॉलिक्यूल, इस वाले वेसल में सारे मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होगा, सेकंड, और इस वाले वेसल में सारे मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होगा। अब एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आकर के वैन डर वाल्स फोर्स लगाएंगे? तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरीके का है कि इसका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है वैन डर वाल्स फोर्स एक दूसरे के संग लगाने के लिए। बोलो यस और नो। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डर वाल्स फोर्स वो कम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, मैं बात कर रहा हूँ सरफेस एरिया फॉर मेकिंग वैन डर वाल्स फोर्स, वो यहाँ ज्यादा है। और यहाँ पे क्योंकि थोड़े से गोल हो गए मॉलिक्यूल, थोड़े स्फेरिकल हो गए हैं, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स बनाने के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल है वो कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वैन डर वाल्स फोर्स बनाने के लिए बहुत ही कम सरफेस एरिया है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। और यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स थोड़ा वीक होगा क्योंकि सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डर वाल्स फोर्स इज लेसर।
और यहाँ पे सरफेस एरिया जो वंडरवॉल फोर्स बना सके आपस में वो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। तो सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स यहाँ लग रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसका होगा। फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड वाले का, सॉरी फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा और उससे कम होगा सेकंड वाले का, और उससे भी कम किसका होगा, थर्ड वाले का। नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सारे के सारे आइसोमर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हेलो एल्केन्स में आइसोमर्स हों और उनके बॉइलिंग पॉइंट को हमें कंपैरिजन करना हो, तो हम ये बोलेंगे, तो ये तो सीधा स्ट्रक्चर है लीनियर, और इसमें एक ब्रांच हो गई और इसमें ब्रांच 2 हो गई। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इवापोरेशन, वो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वंडरवॉल फोर्स घटता जाएगा। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बोलेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वंडरवॉल फोर्स घटेगा। ठीक है, इसी वजह से। अब आपको ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में, 4-5 ऐसे दे दे आपको आइसोमर बना करके हेलो एल्केन्स के, और फिर आपसे कहे कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, तो आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट हमें घटा देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आप पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स decreases with the increase in branching, decreases with the increase in branching, because surface area available for Vanderbilt force, because surface area available for Vanderbilt force decreases, है सरफेस एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वंडरवॉल फोर्स डिक्रीजेस। क्लियर है? ठीक। अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूँ, ये तो समझाने के लिए करा दिया है। लिख देना CH3 CH2 CH2 Cl, ये फर्स्ट हो गया, और ये CH3 CH2 CH CH3, 4 कार्बन लगा दीजिए। ठीक, और ये भी हो जाएगा Cl सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड CH3, और ये CH3 और ये Cl, दिस इज थर्ड। अब इसके नीचे आप लिख देना फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सेकंड का उससे कम, और थर्ड का उससे भी कम। ठीक है, तो ये आप लिख दो, ब्रांचिंग बढ़ गई और बॉइलिंग पॉइंट घट गया। ठीक, चलिए 6 पॉइंट लिखिए, सॉल्युबिलिटी। फिर डाल दो सॉल्युबिलिटी, इसमें लिखो जरा, ये लिखिए हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ये ढंग से पानी में घुलेगा नहीं, पार्शियली सॉल्यूबल है। ठीक है, जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो पानी में अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो भी समझ लो जरा। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली या पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर, क्यों नहीं होते वो समझो। देखो ऐसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो कि सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे प्योर हेलो एल्केन है, दिस इज प्योर हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन को हम किससे शो कर सकते हैं, RX से कर सकते हैं ना। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, RX के मॉलिक्यूल हैं। RX मीन्स हेलो एल्केन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज प्योर वाटर। भाई पानी में ही तो घोलना है हमको, तो इट इज प्योर वाटर। तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज आर। अब प्योर वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, H2O के। अब यहाँ पे क्या होता है कि H2O के पार्टिकल्स के बीच में
बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स लगता है? एच बॉन्डिंग लगती है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। तो जब आपके पास प्योर वाटर है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आपके पास प्योर हेलोएल्केन है तो यहाँ पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाँ, यहाँ पर भी फोर्स कैसा है पार्टिकल्स के बीच में? स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब पॉइंट ये है, प्योर हेलोएल्केन में सारे हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग, प्योर वाटर में सारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, एच बॉन्डिंग है, वो भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दें तो क्या होगा? सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन RX मॉलिक्यूल, इनको तोड़ना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी तोड़ने पड़ेंगे। अब आपको पता होगा कि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पता कि नहीं पता? अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और बॉन्ड बनता है, दो चीजों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे अगर हमें इन दोनों को मिक्स करके कोई सोल्यूशन बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ चाहिए बॉन्ड को तोड़ने में, फिर यहाँ भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बॉन्ड आसानी से तो नहीं टूटेगा, बहुत सारा एनर्जी यहाँ भी खर्च हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारा एनर्जी खर्च हो जाएगा बॉन्ड को तोड़ने में, यहाँ बहुत सारा खर्च हो जाएगा बॉन्ड को तोड़ने में। उसके बाद जब ये दोनों को मिक्स कर भी देंगे तो फिर ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही बर्तन में आ गए ना, RX और H2O, हेलोएल्केन और वाटर दोनों एक ही में आ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वो वीक होता है। ये कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बन रहा है तो एनर्जी तो निकलेगा, लेकिन बन कैसा रहा है? वीक फोर्स, जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ कम निकलेगा, कम एनर्जी रिलीज होगा बाहर। तो पूरे प्रोसेस में आप ऐसे देखो, सपोज कर लो ऐसे ही कि यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्च हुई, सपोज करो 100 जूल, ऐसे समझने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, सपोज करो यहाँ भी कितनी खर्च हुई? 100 जूल। अब सारे वाटर के मॉलिक्यूल इधर आ गए, RX के मॉलिक्यूल इधर आ गए, अब आपस में जुड़ के बॉन्ड तो बना रहे हैं, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है वो बन कैसा रहा है? वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सपोज करो जो एनर्जी यहाँ निकली वो कम निकलेगी क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी कम निकली तो टोटल खर्च कितनी हुई? 200 जूल। और सपोज करो टोटल निकली है, मान लो ऐसे ही कि मान लो यहाँ पे निकली है 160 जूल, टोटल कितनी निकली है? 160 जूल। तो टोटल जो हमारा प्रोसीजर है ये कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी खर्च ज्यादा हुई 200 जूल और निकली कितनी? सिर्फ 160 जूल। बोलो, खर्च ज्यादा हो रही है, निकल कम रही है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा यहाँ पे? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इन दोनों को मिक्स करके कोई सोल्यूशन बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ से खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट सीधा सीधा है, हम ये बोल देंगे कि हेलोएल्केन्स आर पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों सॉल्यूबल है पार्शियली? क्योंकि प्योर हेलोएल्केन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्योर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनको तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन दोनों को मिक्स करके जब फाइनली सॉल्यूशन बनेगा तो RX और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक है, तो कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, इसीलिए आसानी से RX यानी कि हेलोएल्केन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस तब होता है, अब ये प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। एंडोथर्मिक है ना, तो अगर हमें इसमें बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो ये घुल जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं बताओ? एंडोथर्मिक प्रोसेस वो है जिनमें हीट की जरूरत होती है, हीट हमें देना पड़ेगा, वो कौन से होंगे? एंडोथर्मिक। तो इसमें बहुत ज्यादा हीट हम देना पड़ेगा तब जाकर के ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हेलोएल्केन आसानी से पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक, थोड़ा लिख लो जरा, मैं बोलता हूँ। ये लिखिए, आपने लिखा हेलोएल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, है ना। आगे लिखा नेक्स्ट लाइन से, इन ऑर्डर टू dissolve haloalkanes in water, in order to dissolve haloalkanes in water
in water, large amount of energy is required. Large amount of energy is required to break the force of attraction, between Rx molecules and H bonding, between Rx molecules and H bonding between water molecules, तो एनर्जी तो ज़्यादा खर्च हो रही है, ठीक है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अब जो नया बॉन्ड बन रहा है Rx और H2O के बीच में, बट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन Rx एंड, या ऐसे कर दो, बिटवीन हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल, बट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड बिटवीन हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड बिटवीन हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर वीक, because bonds between haloalkane and water molecules are weak. Hence, solubility of haloalkane in water, is less. ठीक है, hence solubility of haloalkane in water is less. ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, निकल कम रही है। अगर ऐसा होता कि जितना एनर्जी खर्च हो गया है उतना ही निकल भी आता, सुन रहे हो, तो आसानी से घुल जाता, या ऐसा होता कि जितना एनर्जी खर्च हुआ उससे ज़्यादा रिलीज हो रहा होता, फिर तो और भी आसानी से घुल जाता। लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरीके से कैसा बन गया है, एंडोथर्मिक। इसमें हमें बहुत सारा हीट देना पड़ेगा तब जाके ये इसमें घुल पाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में 1-2 बार कि हेलोएल्केन्स आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन क्यों होता है, कम क्यों घुलता है, तो इसको बताइए। जो रीजन आपको बता चुके हैं। अच्छा, एक बात समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे हेलोएल्केन ले लिया और यहाँ पे मैं कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेता, जैसे बेंजीन ले लेता, अल्कोहल ले लेता, ठीक है ना, एसीटोन ले लेता, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए। तो हेलोएल्केन्स वाटर में तो ठीक से नहीं घुलता है, वाटर में तो ठीक से सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। और उसका रीजन क्या है, यहाँ पे Rx है, R का मतलब क्या है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता वाटर की जगह पे अल्कोहल ले लेता, तो अल्कोहल में भी कार्बन होता है, तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होती। ठीक है, और जो तो जितनी एनर्जी खर्च हुई या तो उतनी एनर्जी निकल आती, या जितनी खर्च हुई उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा हेलोएल्केन है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से ये पॉइंट और लिख लो जरा, मैं बोल रहा हूँ जो है, हाँ नहीं, इसी में ही है 6 का ही नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हाउएवर हेलोएल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये घुल जाता है। हाउएवर हेलोएल्केन्स tend to dissolve in organic solvent, because new bond between haloalkane and organic molecules, because new bonds between haloalkanes and organic molecules are strong comparatively। ठीक है, चलो 7th पॉइंट है आपका डाइपोल मोमेंट ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, हेलोएल्केन्स
देखो एक चीज़ समझो जरा, जैसे कि हमारे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br, ठीक है, और CH3I। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन कौन सा है? CH3 और F के बीच में है, CH3 और Cl के बीच में, CH3 और Br के बीच में, CH3 और I के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, ये F जो है किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से या कार्बन से? कार्बन से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है? C और F के बीच में। यहाँ पे किस किस के बीच में है? C और Cl। यहाँ पे कार्बन से और Br के बीच में, और यहाँ पे किस किस के बीच में है? इसके बीच में। अब मुझे इनको डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक बात ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। आप ऐसे समझो, आपको पता होगा कि हमारे जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पर। बोलो, उससे कम कहाँ पर है? यहाँ पे। भाई कार्बन तो इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन तो हर जगह, तो कार्बन तो सेम ही है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। अब यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन की थोड़ी कम है, ब्रोमीन की और भी कम है, आयोडीन की और भी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इधर जाने पे क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं समझ रहे? दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इधर जाने पे कम हो रहा है। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है वहीं डाइपोल मोमेंट का नेचर भी कम हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो उस हिसाब से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? CH3F, उससे कम किसका होगा? CH3Cl, उससे कम किसका होगा? CH3Br, और उससे कम किसका होगा? CH3I। ये किसका है ऑर्डर? डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर होना चाहिए है। दिस ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए डाइपोल मोमेंट, सबसे ज़्यादा नहीं होके इसका सेकंड हाईएस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? CH3Cl का, फिर CH3F का, है ना, ये सेकंड पे आ जाएगा, और फिर बाकी सब सेम रहेगा, CH3Br, और फिर किसका हो जाएगा? CH3I। तो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ऐसा माना जाता है, तो ये आपका ऑर्डर कौन सा है? दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ऑर्डर कौन सा? ये वाला लिखना है आपको, ये आंसर है आपका सही, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि ये चारों दे दिए और फिर बोला गया कि डाइपोल मोमेंट की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो दैट इज द राइट ऑर्डर, ठीक है। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, हो सकता है साइज छोटा होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा ना होके सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो रीजन है वो क्या माना जाता है? फ्लोरीन के साइज का बहुत ज़्यादा छोटा होना। बिकॉज ऑफ दैट इट्स डाइपोल मोमेंट इज नॉट हाईएस्ट, इट बिकम्स सेकंड हाईएस्ट, ठीक। तो लिखें जरा 2 लाइन इसमें। अच्छा एक काम करो, पहले आप एक काम करिए, इसको आप नोट कर लो। कहाँ से नोट करोगे? ये इन दोनों को नोट कर लो, या फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो, जैसे आपको सही लगे नोट कर लीजिए। चाहो तो सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, चाहो तो पूरा नोट कर लो, जैसे आपको सही लगे। फटाफट नोट करो, फिर लिखवाते हैं इसमें नोट। तो इसमें लिखिए जरा, डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड्स जनरली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जनरली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट here dipole moment of fluoromethane, वो कम है, एक्सेप्शनल केस है। डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन इज एक्सेप्शनली लोअर देन दैट ऑफ क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन से एक्सेप्शनली कम हो गया, बट हेयर
dipole moment of fluoromethane is exceptionally lower than that of chloromethane. Lower than that of chloromethane. Probably due to the small size of, probably due to very small size of fluorine. Probably due to very small size of fluorine. ठीक है, तो इसी के साथ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीट हियर. ठीक, आज तो बड़ी गर्मी है यार.